Assalamualaikum, dear students. I hope you are all fine and you are watching your lectures and your videos attentively and you are learning your lessons well. Today we will discuss about saving the earth. How can we save our earth from pollution and what is responsibility for all of us to save our earth. But first of all, as usual, we will recall some of the main points from our previous lecture, and that is what are natural resources. Natural resources क्या हैं? Natural resources are the materials that are present in the environment, ready for a human use or may be used in future. For example, fossil fuels, minerals, trees, animals, water are all natural resources. But what are non-renewable resources? Resources that does not regenerate quickly is called renewable resource. For example, ऐसे resources जो कि फौरी तौर पर या जिनको रिजनरेट होने में बहुत टाइम लग सकता है, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो इसका अगर ऐसे ही अनवाइज यूज़ हम अपने फॉसिल फ्यूल्स का करते रहे तो इन फ्यूचर हमें बहुत ज़्यादा ट्रबल्स का सामना करना पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन हियर इज़ हाउ कैन वी कंजर्व रिसोर्सेज. हम अपने रिसोर्सेज को कैसे सेव कर सकते हैं? तो इसके लिए, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनकी क्वांटिटी जो है इट इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, इसलिए इनका जो अनवाइज यूज़ है उसको स्टॉप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसको कैसे हम सेव कर सकते हैं रिसोर्सेज को? उसके लिए जो स्ट्रेटजी है दैट इज़ बाय यूजिंग 3R स्ट्रेटजी. 3R स्ट्रेटजी के बारे में लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ा. 3R स्ट्रेटजी मीन रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, कि हम किस तरह से इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके अपने रिसोर्सेज को हम सेव कर सकते हैं. हम अपना आज का टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज़ सेविंग द अर्थ, कि हम अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं. इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एज वी ऑल नो वेरी वेल दैट अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ कैन सर्वाइव. Pollutants are harmful to the life on earth. We should keep the earth environment clean and healthy. We can take following measures to save our earth from toxic effects of pollutants. अब वो measures कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि जो गार्बेज है या कूड़ा करकट जिसको हम कहते हैं, उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ताकि हम अपनी अर्थ को पोल्यूशन से महफूज रख सकें. लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो वेस्ट है इसको हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज़ में. वो 2 कैटेगरीज़ कौन सी हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसको हम यहाँ स्टार्ट से थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो वेस्ट है सॉलिड वेस्ट उसकी 2 टाइप्स हैं. नंबर 1 इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से हैं? ऐसे वेस्ट जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं इजीली. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ बनाना पील की. बनाना पील्स या कोई भी फ्रूट पील आप ले सकते हैं, वेजिटेबल पील्स हैं. तो ऐसे तमाम के तमाम वेस्ट
जैसे बनाना पील्स हैं, अगर आप कुछ अर्सा तक ज़मीन के ऊपर अगर बनाना पील पड़ी रहेगी तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जो बनाना पील्स हैं ये मट्टी के साथ मट्टी ही हो गई, यानी कि बनाना की जो पील्स हैं वो डीकम्पोज हो गई हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब मर जाते हैं लोग तो क्या होता है, काफ़ी अरसा गुजरने के बाद उनकी बॉडी जो है वो मट्टी के साथ मट्टी ही बन जाती है। तो ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कैसे वेस्ट जो कि इजीली इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से हैं, ऐसे वेस्ट जो कि इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं और जो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक बैग्स हैं, ग्लास है, इसी तरह से कैन्स हैं, इनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, यानी कि ये नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते। ऐसे तमाम के तमाम वेस्ट को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसा हमने लास्ट अपना जो लेक्चर है उसमें हमने ज़िक्र किया था कि हम किस तरह से अपने उसको कंज़र्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को, तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो कि खुद ब खुद डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो उनको अगर हम रिसाइकल कर लें, जैसे कि शीशा है या प्लास्टिक है या इसी तरह से कैन्स, एलुमिनियम फॉइल की जो कैन्स वगैरह हैं वो चूँकि डिकम्पोज नहीं होती, तो इसलिए अगर उनको रिसाइकल कर लिया जाए तो रिसाइकल करने से हम इस वेस्ट को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम इसी के बारे में नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ते हैं कि अर्थ को हम कैसे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेटा आप सबको पता है कि हमारे रोज़ाना की जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ के नतीजे में बहुत ज़्यादा गार्बेज जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अब उस गार्बेज को जो है वो किस तरह से मैनेज किया जाए। अब जैसे लोग क्या करते हैं कि अपना कूड़ा करकट अपने घरों को साफ़ करके अपना जितना भी गार्बेज है वो घरों से बाहर फेंक देते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपका घर तो आपने साफ़ कर लिया, लेकिन अगर आपके गली या मोहल्ला साफ़ नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका घर भी साफ़ नहीं है, क्योंकि यही वो तमाम का तमाम मटेरियल है जिससे जर्म्स क्रिएट होते हैं और बीमारियों का बाइस बनते हैं। तो इसके लिए आपके सिर्फ घर का साफ़ होना ज़रूरी नहीं है, आपके गली और मोहल्ले का भी साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके तो हमें कुछ ऐसी प्रॉपरली मैनेजमेंट की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम इस वेस्ट को अच्छी तरह से मैनेज कर सकें कि ये जितना भी सॉलिड वेस्ट है ये डिकम्पोज भी हो जाए और इसके साथ साथ जो है हमारे इन्वायरमेंटल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम किसी अगर बैड इफ़ेक्ट्स हैं तो उसको हम किस तरह से कम भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें जो फर्स्ट मेथड आपकी बुक में डिस्क्राइब किया गया है दैट इज़ लैंडफिल। लैंडफिल क्या है? इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट आर बरीड इन प्रॉपरली डिज़ाइंड लैंडफिल्स which are well managed for maintaining hygienic condition. It is relatively inexpensive method of disposing of waste material. यानी कि लैंडफिल्स क्या हैं? आम ज़ुबान में आप जिसको कह लें गड्ढे खोदना ना, कि आप ज़मीन में ऐसे डिज़ाइन लैंडफिल्स बना लें। उन लैंडफिल्स के अंदर जो है वो अपना जितना भी कूड़ा किरकिट है या जो गार्बेज है उसको आप बरी कर दें, यानी कि उसको आप दबा दें उसके अंदर। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे? लैंडफिल मेथड कहेंगे। जो दूसरा मेथड है दैट इज़ इंसिनरेशन। इंसिनरेशन जो है इससे क्या मुराद है? इन दिस मेथड वेस्ट आर बर्न्ड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। इस मेथड में क्या होता है कि जितना वेस्ट मटेरियल है उसको बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है। जो थर्ड मेथड है जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की, रिसाइकलिंग। कैसे तमाम के तमाम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं जो कि नेचुरली डिकम्पोज इन्वायरमेंट में नहीं होते तो उनको रिसाइकल कर लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास, फॉर एग्ज़ाम्पल एलुमिनियम कैन्स एक्सेट्रा। इनको हम प्रॉपरली सेपरेटली हम मैनेज कर सकते हैं कि हम सेपरेट प्लास्टिक कैन्स को सेपरेट रखें,
ग्लास गारबेज को सेपरेट रखें, इसी तरह से एलुमिनियम फॉइल्स की जितनी भी कैंस हैं उनको हम सेपरेट रखें, तो इनको हम बहुत आसानी के साथ हीटअप करके रीमोल्ड कर सकते हैं, यानी कि इससे हम नई चीज़ें बना सकते हैं और इसको अगेन एंड अगेन यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अब एक तो अर्थ को सेव करने के लिए हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें हमने 3 मेथड पढ़े कि इन 3 मेथड्स के थ्रू हम अपने सॉलिड जो वेस्ट है, जो कि घरों का कूड़ा क्रिकेट जिसको हम कहते हैं, उसको हम किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं ताकि हम अपनी अर्थ को महफूज बना सकें। इसी तरह से एक और जो मेथड है वो क्या मेथड है, इन्वायरमेंटल कैंपेन। इन्वायरमेंटल कैंपेन से क्या मुराद है? इन्वायरमेंटल कैंपेन जो है इट मीन्स के कुछ ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट किए जाएं, ऐसी वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाएं जिसमें आम लोगों को मुखातिब करके उनको ये बताया जाए कि आप अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से साफ़ रख सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल कैंपेन्स क्या हैं? इन्वायरमेंटल कैंपेन्स शुड बी conducted frequently for creating awareness among common people about pollution and reducing its harmful effects. Such campaigns may include seminars, school talks, debates celebrating the World Environmental Day that is celebrated on 5th of the June every year. हम अपने स्कूल के लेवल पे अपनी क्लास में पोस्टर्स बना सकते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी क्लास लेवल पर एक एक्टिविटी रख सकते हैं जिसमें हम एक दूसरे को बताएं कि हाँ हम अपने इन्वायरमेंट को सेव रखने के लिए कैसे कैसे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप स्कूल में होते हैं तो आप ग्राउंड में अगर कोई देख लें कि गार्बेज पड़ा है तो आप उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दें ताकि आपका स्कूल साफ़ रहे। इसी तरह से अपने घर में, इसी तरह से अपने मोहल्ले में अगर हम में से हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखेगा तो हमें ये जो जितना भी कूड़ा क्रिकेट है इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं ये तो गंद मेरा नहीं है, मैंने नहीं फेंका, मैं क्यों साफ़ करूं, तो कभी भी हमें ये जो प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो रही हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की सूरत में, हम इसको कभी भी कवर अप नहीं कर सकते। तो ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपने घर को, अपने स्कूल को, अपने गली मोहल्लों को हम साफ़ सुथरा रखें, अपने रोड्स को साफ़ सुथरा रखें, जहाँ पर डस्टबिन्स हैं वो डस्टबिन्स का इस्तेमाल करें। इन केस कि आपको अपने इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द कहीं पर भी कोई डस्टबिन नज़र नहीं आता तो बेटा आप अपने पास एक शॉपिंग बैग रख सकते हैं। आप जितनी भी अगर कोई चीज़ ले रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो आप उसको उस शॉपिंग बैग में कलेक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप खाते जा रहे हैं और रैपर फेंकते जा रहे हैं। तो ये बड़ी बैड हैबिट है। आपको इन हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा ताकि आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में सांस ले सकें। अब इस सिलसिले में हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हम किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। इसके लिए हम सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एज एन इंडिविजुअल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एट गवर्नमेंट लेवल। दे मस्ट शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द एक्टिविटीज़ विच कॉज पोल्यूशन। अब उसके लिए कौन कौन से मेजरमेंट्स किए जा सकते हैं कि हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोमेस्टिक ट्रैश और सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस, के खुली जगहों पर जो कूड़ा क्रिकेट है उसको नहीं फेंकना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड फॉर ट्रैवल। पर्सनल कार्स के बजाय जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ट्रैवलिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। सल्फ़र एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स। हमारी जो गाड़ियाँ हैं, जितनी भी ट्रांसपोर्ट के लिए बसें इस्तेमाल होती हैं, उनमें सल्फ़र और लेड फ्री फ्यूल इस्तेमाल होना चाहिए। फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरियाज़, के ऐसी तमाम जगहें जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि आबादी जिसको हम कहते हैं, आबादी वाले एरिया से फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को बहुत दूर होना चाहिए। इस तरह से एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेज मस्ट बी न्यूट्रलाइज बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर। ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज़ जो कि पोल्यूटेड गैसेस एयर में रिलीज़ कर रही हैं, तो वो एयर में रिलीज़ करने से पहले उनको न्यूट्रलाइज़ करें। न्यूट्रलाइज से क्या मुराद है
कि उनका कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन रिलीजिंग से पहले हो जाए कि अगर वो हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती हैं वो गैसेस तो किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाएं। इंजन ऑफ व्हीकल शुड बी ट्यून्ड प्रॉपरली, यानी कि व्हीकल्स के जो इंजन है उनको रेगुलर बेसिस पे चेक करना ज़रूरी है कि वो अब सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे ऑयल वगैरह चेंज करना होता है इंजन्स का, उसको चेक करना ज़रूरी है। इस तरह से CFC फ्री प्रोडक्ट्स शुड बी यूज़। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस्तेमाल ना हो। 3R स्ट्रेटजीज ऑफ रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड। के अपने जो ये 3 स्ट्रेटजीज़ डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल की पॉलिसी जो है इसको यूज़ किया जाए, इसको अडॉप्ट किया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकें। ट्रीज़ शुड बी ग्रोन अलोंग द रोड साइड्स। वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे मुल्क में दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो जो रोड की साइड्स हैं वहाँ पर ट्रीज़ जो हैं वो लगाने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, और जिस हद तक हो सके कोशिश की जाए कि डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड किया जाए। डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। आप लेक्चर जब सुनते हैं बेटा तो एटलीस्ट इसको कोशिश किया करें कि 2 से 3 दफ़ा सुने ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और जिस वक्त डिस्कशन टाइम है उस डिस्कशन टाइम के स्टार्ट होने से पहले ही आप अपने पास क्वेश्चंस लिख लिया करें कि हमने आज टीचर से इस बारे में डिस्कशन करनी है, हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पा रही है। तो आप लोग काइंडली बेटा अपने लेक्चर्स को अटेंटिवली देखें, 2 से 3 मरतबा सुने, उसके बाद आप जो डिस्कशन सेशन है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। अच्छा, इसके साथ अब आपका जो होमवर्क है इसमें आपने आई थिंक 2 और 3 क्वेश्चंस आपके रह गए हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.12, कंट्रोलिंग पोल्यूशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल, व्हाट वुड वी सजेस्ट फॉर इंडिविजुअल, द ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट टू शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि यूनिट 4 की जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.12 है, इसको आपने लिखना है और इसको आपने याद करना है। और इसके अलावा अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एज ए होमवर्क इसमें आपको नहीं करने को मिले तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपने नहीं करने। जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है, नोट करनी है अपनी नोटबुक्स के ऊपर। और आप लोग सब बच्चे जो हैं यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के जो नोट्स हैं वो आपके स्कूल में अवेलेबल हैं। आप सब अपने अपने लिए नोट्स जो हैं उसको अवेल करें और अपनी कॉपीज़ को कंप्लीट करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।